पहले राजीव आपके पास ही आ रही हूं। राजीव, कल महारैलियों का दिन रहा। दोनों ही तरफ, दोनों ही गठबंधनों की जो चुनावी आगाज, जो चुनावी महाभारत कल हमें दिखी, आपका आकलन, आपका विश्लेषण उसको लेकर क्या है? क्योंकि एक तरफ लोकतंत्र बचाओ ये जो है आवाज उठाई गई, तो दूसरी तरफ वहीं एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने दोहराया, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं रुकेगी। इनका नारा है भ्रष्टाचारी बचाओ। तो ऐसे में कौन सा गठबंधन कल भ्रष्टाचार की इस लड़ाई में आगे नजर आया? देखिए पूजा, 31 मार्च था, वो फाइनेंशियल ईयर का लास्ट दिन माना जाता है। आज से नया वित्तीय वर्ष शुरू होता है, लेकिन कल ही 2024 के लोकसभा चुनाव का आगाज दोनों तरफ से कर दिया गया, जहां केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में लोकतंत्र संविधान बचाओ जो रैली हुई रामलीला मैदान में, और दूसरी तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पहले भी प्रधानमंत्री ने अपना चुनावी जो आगाज़ है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से किया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने के बाद उनका जो गौरव समारोह करके एक रैली की गई, वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों रैलियों के बीच में 2 घंटे और 60-70 किलोमीटर का फासला था, और दोनों से 2 संदेश देने की कोशिश की गई। और दोनों जगहों से जो बातें की गई वो पूरी तरह से सच नहीं है। दोनों जगहों से जो बातें कही गई उसमें आंशिक सत्यता है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी, तो उसमें बात यह है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोधी दलों के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में वो सारे लोग जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप पिछले 10 सालों में लगे हैं, उनमें से 80% लोग जो नहीं आए वो रामलीला मैदान में है, और जो आ गए वो सब एनडीए के पाले में है, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, परिवारवाद के आरोप लगे। एक बात तो ये है। दूसरी बात, ये जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की बात है, और धीरे धीरे जब ऐसी स्थितियां आ जाती है कि एक पार्टी दूसरे पार्टी के किसी नेता पर यह आरोप लगाता है और वही पार्टी में वही नेता दोबारा वापस आ जाए या पाला बदल करके आ जाए, तो फिर वो आरोप भोथरे साबित होने लगते हैं। फिर वो एक चुनावी रैली की बात तो हो सकती है, लेकिन वो सत्यता पर आधारित बात नहीं है। दूसरी तरफ रामलीला मैदान में जो लोग बैठे थे, आप देखिए, वहाँ अब्दुल्ला फैमिली बैठी थी, वहाँ केजरीवाल फैमिली बैठी थी, वहाँ गांधी फैमिली बैठी थी, वहाँ मुलायम सिंह यादव फैमिली बैठी थी, वहाँ लालू यादव फैमिली बैठी थी, वहाँ सोरेन फैमिली बैठी थी, वहाँ ठाकरे फैमिली बैठी थी। तो ये आरोप जो बीजेपी की तरफ से परिवारवाद का लगाया जाता है, और देश के सियासी हलके में जितने परिवारवाद के आरोपों वाली पार्टी है, वो सारी की सारी रामलीला मैदान में इकट्ठा होकर लोकतंत्र बचाओ की मुहिम छेड़ रही थी, संविधान बचाओ की मुहिम छेड़ रही। तो मैंने कहा दोनों जगह से आंशिक बातें, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में सिर्फ उन्हीं लोगों पर कार्रवाई की जा रही है जो सत्ता विरोधी है, और हर तरह की जो कार्रवाई जिसका श्रेय सरकार लेने की कोशिश कर रही है वो सब विरोधी दलों के नेताओं पर ही हो रहा है। ये पहली बार हो रहा होगा जब देश के 2 सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डाला गया है भ्रष्टाचार के आरोपों में, और 2 जगह। अभी देखिए, आज दिल्ली विधानसभा का सत्र है। मुझे तो ऐसी आहट लगती है कि आने वाले दिनों में दिल्ली में विधानसभा भी भंग हो सकती है और राष्ट्रपति शासन वहाँ पर लगाया जा सकता है। तो ताकत जितनी भी सरकार के पास है वो अपनी तरफ से लगाने की कोशिश कर रही है। विपक्ष अपनी बात कह रहा है कि हर तरीके से अब जो खाता फ्रीज होने की बात है, इनकम टैक्स अपने नियमों की दुहाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि बीजेपी के लिए वो उसके पैमाने अलग है और कांग्रेस के लिए उसके पैमाने अलग हैं। आरोप प्रत्यारोप का ये सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन नैरेटिव सेट करने में कौन नेता कौन पार्टी आगे 20 पड़ेगी, जनता तक अपनी बात पहुंचाने में कौन नेता और कौन पार्टी अभी आगे, क्योंकि बहुत लंबा चुनाव है, 2 महीने का। भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के तो अभी सैकड़ों उम्मीदवार घोषित किए जाने। तो मुझे लगता है कि 15 अप्रैल के बाद कुछ स्थितियां क्लियर होंगी जब पहले चरण का मतदान होगा। ठीक है राजीव, आपने बहुत अच्छे से दोनों ही पार्टियों की स्थिति निष्पक्ष तरीके से, निष्पक्ष रूप से आपने यहां जनता के सामने, दर्शकों के सामने रखी है।